चलिए, तो ध्यान दीजिए हम ऋग्वेद से शुरू करेंगे, ठीक है ना? और ऋग्वेद के बारे में जो जानकारियाँ हैं वो आपको एक-एक करके बताते चलेंगे। कहीं से कहीं तक कोई समस्या नहीं होगी। बस ये है कि आपको अपना भरोसा बनाए रखना है, ठीक है ना? विश्वास बनाए रखना है और पॉजिटिव होकर क्लास में, ठीक है? चलना है। चलिए, तो हम बात करने जा रहे हैं किसके बारे में भैया? हम बात करने जा रहे हैं ऋग्वेद, ठीक है ना? हाँ जी, अब ऋग्वेद की जब हम बात करेंगे साथियों, तो क्या-क्या चीज़ें हैं जो आपको ऋग्वेद के बारे में पता होनी चाहिए? आइए ज़रा एक बार नज़र डाल लेते हैं, ठीक है ना? तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि ऋग्वेद साथियों क्या है? ये प्राचीनतम वेद है, ठीक है ना? प्राचीनतम वेद है, मतलब 4 वेद हैं आप जानते हैं, ठीक है ना? 4 वेद हैं आप जानते हैं, उनमें से सबसे जो प्राचीन वेद है वो यही है, मतलब ओल्डेस्ट कह सकते हैं वेद, ठीक है? हाँ, ओल्डेस्ट वेद। तो सबसे पुराना जो वेद है, 4 वेदों में से जो सबसे पुराना है, सबसे ओल्डेस्ट है, वो यही है। अगर किसी का वीडियो बीच में रुकेगा तो रिफ्रेश कर लेंगे तो चलने लगेगा, ठीक है ना? रिफ्रेश कर लेंगे, रिजॉइन कर लेंगे तो चलने लगेगा, ठीक है? तो ऋग्वेद जो है ये प्राचीनतम वेद है, ओल्डेस्ट वेद है, ठीक है ना? चलिए, अब इसी प्रकार से आप देखेंगे कि भाई इसकी लैंग्वेज क्या है साथियों, इसकी भाषा क्या है, मतलब किस भाषा में ये लिखा गया? तो मुझे नहीं लगता कि बहुत बताने की जरूरत है, आपको पता है कि इसकी लैंग्वेज क्या है? इसकी लैंग्वेज भैया संस्कृत है। क्या है इसकी लैंग्वेज? तो साथियों इसकी लैंग्वेज जो है वो संस्कृत है, ठीक है? निश्चित रूप से आपको पता है। अब अगर हम इसकी भाषा की बात कर चुके हैं तो लिपि भी देख लें कि इसकी लिपि क्या है साथियों? लिपि मतलब हो जाता है स्क्रिप्ट। तो अगर हम स्क्रिप्ट की बात करेंगे तो ये साथियों क्या है? ये ब्राह्मी है। क्या है दोस्तों? ब्राह्मी है। ब्राह्मी भारत की सबसे पुरानी लिपि है। ब्राह्मी जो है क्या है? ब्राह्मी साथियों भारत की सबसे पुरानी लिपि है। मतलब देखिए लिखने के तरीके को लिपि कहते हैं, ठीक है ना? हाँ, मतलब लिखने का जो तरीका होता है, स्टाइल ऑफ राइटिंग जो होता है उसे स्क्रिप्ट कह सकते हैं। तो लिखने का तरीका ब्राह्मी, ठीक है ना? और ये सबसे पुरानी लिपि है और ये कई बार एग्जाम में एज इट इज पूछी भी गई है। ऋग्वेद की साथियों अगर हम बात करें तो ये है क्या? ये इसमें ईश्वर महिमा की बात है ना? ईश्वर महिमा, ठीक है? इसमें ऋग्वेद में मुख्य रूप से किसका उल्लेख है? ईश्वर महिमा का उल्लेख है। किसका साथियों? ईश्वर महिमा का उल्लेख है ना? ईश्वर महिमा का मतलब ये है कि स्तोत्र एवं प्रार्थनाओं का संकलन है। मतलब आप कह सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ हाइम्स एंड प्रेयर्स, ठीक है ना? क्या कह सकते हैं भैया? कलेक्शन ऑफ हाइम्स एंड प्रेयर्स। तो इसमें आपको क्या मिल जाएगा? तो इसमें एक तो कह सकते हैं हाइम्स मिल जाएगा या फिर क्या मिल जाएगा भैया? हाइम्स एंड प्रेयर्स, ठीक है ना? हाइम्स एंड प्रेयर्स, ठीक है? तो मतलब ये है कि ईश्वर की प्रेयर है ना? ईश्वर की प्रेयर, ठीक है? ईश्वर की प्रेयर करने वाला, ईश्वर को खुश करने के लिए जो श्लोक होते हैं, जो मंत्र होते हैं, ठीक है? जो ऋचाएं होती है, उन्हीं का कलेक्शन ये है। उन्हीं का ये क्या है भैया? उन्हीं का ये कलेक्शन है, ठीक है ना? अच्छा भैया, इसी तरीके से आप देखेंगे, ठीक है? इसी तरीके से साथियों आप देखेंगे कि भैया जो ऋग्वेद है इसमें कितने मंडल है? मंडल मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं मंडल का मतलब पार्ट हो गया। तो कितने मंडल है? तो इसमें साथियों 10 मंडल है। कितने? 10 मंडल है। कितने? 10 मंडल है साथियों, ठीक है? अच्छा, इसी प्रकार से आप देखिए कि इसमें अगर हम कहें कि कितने सूक्त हैं, सूक्त, ठीक है? मतलब हर मंडल के अंतर्गत सूक्त है, ठीक है? हर मंडल के अंतर्गत क्या है? सूक्त है। तो हर मंडल के अंतर्गत जो सूक्त है उनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या साथियों 1028 है। कितनी? 1028। देखिए क्या है कि ऋग्वेद के अंतर्गत, ठीक है? पार्ट, पार्ट समझते हैं? पार्ट मतलब भाग, ठीक है? तो 10 भाग है, 10 पार्ट है और उस पार्ट में हर पार्ट में सूक्त है और सूक्त कितने हैं? 1028 है। कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त है। इसमें कहा जाता है कि 1017 ऐसे हैं जो ओल्ड है, ठीक है ना? ओल्ड है और इसमें साथियों 11 ऐसे हैं जो न्यू है, ठीक है ना? 11 न्यू है ना? मतलब जो 1028 है उसमें भी 1017 जो है वो पुराने हैं और 11 क्या है? नए हैं। और जो 11 नए हैं, जो 11 नए हैं उनको क्या कहा जाता है? दे आर आल्सो नोन एज बालखिल्य। इनको क्या कहा जाता है? इनको बालखिल्य कहा जाता है, ठीक है? मतलब ये है कि जो 11 नए हैं उनको क्या कहते हैं? इनको कहा जाता है बालखिल्य, ठीक है ना? इनको कहा जाता है बालखिल्य, ठीक है ना? क्या कहा जाता है इनको? इनको बालखिल्य कहा जाता है, ठीक है? एकदम इत्मीनान से समझ के चलेंगे कि भैया 10 मंडल हैं और 10 मंडल जो है मतलब एक तरह से चैप्टर है और हर चैप्टर में पहले हर चैप्टर में कुल मिलाकर कोई ना कोई सूक्त है। तो कुल मिलाकर 1028 सूक्त है जिसमें 1017 ओल्ड है, 11 ऐसे हैं जो न्यू है, जो बाद में जोड़े गए हैं, ठीक है? बाद में ऐड किए गए हैं तो उनको बालखिल्य कहते हैं। दे आर आल्सो नोन एज बालखिल्य, ठीक है ना? अच्छा भाई, और आगे बढ़े तो इसमें अगर हम साथियों बात करते हैं कि मंत्र, मंत्रास तो आप जानते हैं मंत्र या श्लोक, ठीक है? या ऋचाएं। तो इनको आप मंत्र कह सकते हैं या श्लोक कह सकते हैं या साथियों आप क्या कह सकते हैं? ऋचाएं कह सकते हैं, ठीक है ना? तो आप जो भी कह लीजिए चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो या तो आप कहेंगे कि मंत्रास, ठीक है ना? क्या कहेंगे? मंत्रास। या तो आप क्या कहेंगे? या तो आप श्लोक भी कह सकते हैं, ठीक है? यहाँ भी मेंशन है कि भैया जो मंत्र है ऋचाएं, देखिए ऋचाएं और ऋचाओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऋचाज ही कहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? हाँ जी, तो वही है कि मंत्रास कहिए या ऋचाज कहिए, ठीक है ना? तो ये कितने हैं भैया? इनको आप देखेंगे इनकी संख्या जो है ठीक ठाक है। यहाँ पे लिखा भी है 10,462, ठीक है ना? कितना? 10,000, ठीक है? 10,462, ठीक है? 10,462, ठीक है? 10,462, ठीक है ना? हाँ जी भैया, बस इस बात को आपको समझ के चलना है ना? अच्छा भाई, अब क्या है कि और आगे बढ़े, ठीक है? और आगे बढ़े, मंत्रास एंड ऋचाज की बात हो गई। इसी तरीके से एक-एक करके आगे बढ़ते रहेंगे और सारी चीजों को समझते चलेंगे, सब समझ में आएगा। अब इसके जो पुरोहित होते हैं, पुरोहित का मतलब समझते हैं? मतलब जो पुरोहित, पुरोहित का मतलब क्या हो गया? पुरोहित का मतलब साथियों की जो ऋग्वेद में लिखे मंत्रों, ऋग्वेद में लिखे जो मंत्र होते हैं, ऋग्वेद में लिखे जो मंत्र होते हैं, जो श्लोक होते हैं, उनको रीड करने वाला, उनको रीड करने वाला, उनको पढ़ने वाला जो ब्राह्मण है, जो प्रिएस्ट है साथियों, वो क्या कहलाता है? उसे साथियों क्या कहते हैं? मतलब ऋग्वेद के, ठीक है ना? ऐसे ही सामवेद के मंत्रों को पढ़ने वाला, अथर्ववेद के मंत्रों को पढ़ने वाला, सबका अपना-अपना आएगा, ठीक है ना? अच्छा, तो पुरोहित, ऋग्वेद के मंत्रों को पढ़ने वाला जो पुरोहित है, जो प्रिएस्ट है, उसे क्या कहा गया है? उसे होता कहा गया है। होता कहा गया है, होता या कहीं-कहीं होत्र लिखा रहता है, ठीक है ना? हाँ, मतलब क्या कहा गया है? होता, ठीक है? तो होता कहा गया है, बिल्कुल याद करने की जरूरत है इसको, ठीक है? एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि भैया ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला, ठीक है? या वन हु रीड मंत्रास ऑफ ऋग्वेदा, ठीक है ना? वन हु रीड मंत्रास ऑफ वेदा आल्सो नोन एज, है ना? होता या होत्र, ठीक है ना? अच्छा भैया, देखिए, है ना? नोट करते चलिएगा, बहुत परेशान नहीं होना है। मैं आपको 2 बार एक्सप्लेन करता हूं, एक बार लिखते समय और दूसरी बार लिखने के बाद, ठीक है ना? चलिए, तो बिल्कुल याद करने की जरूरत है, ठीक है? अब देखिए, जैसा कि आपको बताया गया है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। तो इंपॉर्टेंट कौन-कौन से हैं? तीसरा मंडल इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और चौथा मंडल इंपॉर्टेंट है और भाई 7वां मंडल इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और 9वां मंडल इंपॉर्टेंट है और 10वां मंडल इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो जो मंडल इंपॉर्टेंट है वो इतने हैं, ऐसा नहीं कि सब याद कर लेना है, ठीक है ना? तो जो 10 मंडलों में से इंपॉर्टेंट मंडल है उसमें तीसरा मंडल क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें आपको गायत्री मंत्र मिल जाएगा। गायत्री मंत्र जानते क्या है? भाई गायत्री मंत्र भाई भाई ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये क्या है? ये भी आपके, ठीक है? ये आपके भैया, ये है गायत्री मंत्र। तो जो गायत्री मंत्र है वो आपको ऋग्वेद में कहां पर मिलता है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कि गायत्री मंत्र का उल्लेख कहां मिलता है? तो गायत्री मंत्र साथियों ऋग्वेद के 3rd मंडल में मिलता है। ऋग्वेद का जो 3rd मंडल है, ठीक है? ऋग्वेद का जो 3rd मंडल है उसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये भैया विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया है, ठीक है भैया? तो बिल्कुल याद रखना है कि विश्वामित्र के द्वारा इसे लिखा गया है। किसके द्वारा? विश्वामित्र के द्वारा, ठीक है? विश्वामित्र के द्वारा ऋग्वेद के, है ना? तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र को लिखा गया है विश्वामित्र के द्वारा, ठीक है? है ना? तो गायत्री मंत्र वाज रिटन बाय विश्वामित्र, ठीक है? एंड इट वाज मेंशन्ड इन 3rd मंडल ऑफ ऋग्वेद, ठीक है? तो ऋग्वेद का जो 3rd मंडल है उसमें गायत्री मंत्र को, ठीक है, दिया गया है, ठीक है भैया? हां, जिसका वीडियो बीच में फंस जाए वो रिजॉइन कर लेगा, रिफ्रेश कर लेगा, चलने लगेगा। अब हम 4th मंडल की बात करें तो साथियों इसमें एग्रीकल्चर के बारे में बताया गया है। एग्रीकल्चर मतलब कृषि, ठीक है ना? तो इसमें एग्रीकल्चर मतलब कृषि के बारे में बताया गया है और
बीच में लड़ा गया, इसलिए इसे 10 राज युद्ध कहते हैं, है ना? हाँ, 10 राज, है ना? युद्ध मतलब हो गया 10 राज्य वॉर, क्या भैया? 10 राज्य वॉर, ठीक है ना? 10 राज्य वॉर, ठीक है? तो इसके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे, विस्तार से डिस्कस करेंगे, ठीक है? बकायदा 10 राज युद्ध, ठीक है ना? हाँ, ठीक। एक मंडल में 1028 सूक्त नहीं है, ठीक है? दसों मंडल में मिलाकर जो 10 मंडल है, 10 मंडल है, इन सब में कुल मिलाकर टोटल जो सूक्तों की संख्या है वो 1028। तो देयर आर टोटल 1028 सूक्तास, ठीक है, इन 10 मंडल, ठीक है? तो 10 के 10 मंडल है, ठीक है ना? अच्छा भैया, अब और आगे बढ़े। 9th मंडल क्यों इंपॉर्टेंट है? टोटली डेडिकेटेड टू सोमदेव, ठीक है? टोटली डेडिकेटेड टू सोमदेव, ठीक है ना? अच्छा, तो सोमदेव को साथियों पूरी तरह से समर्पित है। किसको समर्पित है? सोमदेव को पूरी तरह से समर्पित है, ठीक है? बिल्कुल सोमदेव, ठीक है? और इसमें सोमदेव के लिए 144 सूक्त जो है वो लिखे गए हैं। कितने? 144 सूक्त, ठीक है? तो टोटल आप ये देखेंगे, सीधा सीधा एज इट इज याद करेंगे कि कौन सा एक ऐसा मंडल है ऋग्वेद का, एक ऐसा मंडल जो पूरी तरह से किसी एक ही देवता को समर्पित है, ठीक है? पूरी तरह से बिल्कुल 10,462, ठीक है ना? 10,462, दैट्स इट, ठीक है? दैट्स फाइनल, ठीक है ना? अच्छा, तो देखिए वन, है ना? ये एक ऐसा मंडल ऐसा है ऋग्वेद का जो पूरी तरह से किसी एक ही देवता को है, तो वो है 9th मंडल, सोमदेव को समर्पित है, पूरी तरह से 144 सूक्त, ठीक है ना? अच्छा भैया, 10th मंडल की बात करें तो 10th मंडल में क्या क्या होता है? तो 10th मंडल में साथियों तो नदी सूक्त मिल जाएगा, मतलब नदियों के बारे में बताया गया है, ठीक है ना? हाँ, नदी सूक्त मिल जाएगा, मतलब नदियों के बारे में बताया गया, तो रिवर सूक्तास, ठीक है ना? रिवर सूक्तास, ठीक है? और इसी में आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा क्या भैया? इसी में आपको मिल जाएगा पुरुष सूक्त, ठीक है ना? हाँ, पुरुष सूक्त, ठीक है? इसी में पुरुष सूक्त मिल जाएगा, ठीक है? पुरुष सूक्त, ठीक है? तो पुरुष सूक्त भी यहीं पर उल्लिखित है, पुरुष सूक्तास, ठीक है? तो बिल्कुल, और इसी में आप देखेंगे तो मिल जाएगा आपको विवाह सूक्त, क्या मिल जाएगा? विवाह सूक्त, ठीक है? क्या मिल जाएगा भैया? विवाह सूक्त मिल जाएगा, ठीक है? मतलब मैरिज सूक्तास, ठीक है? क्या मिल जाएगा भाई? ठीक, तो एकदम आपको याद करने की जरूरत है, ठीक है? और एग्जाम में खूब पूछा जाने वाला प्रश्न भी है, और ऐसा नहीं है कि हम सब कुछ ही आपको लिखवा दे रहे हैं कि नहीं भैया कुछ नहीं छोड़ेंगे, सब पढ़ो, ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? तो इंपॉर्टेंट है वो आपको बताते हुए चल रहे हैं, और वो आपको ध्यान देने की जरूरत है, याद करने की जरूरत है, ठीक है भैया? चलिए, तो देख लिया जाए, ठीक है? मैरिज सूक्तास या वेडिंग सूक्तास जो भी आप कह सकें, ठीक है ना? अब जरा एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन कर दें, जैसा कि हमने बताया कि भैया एक बार मैं लिखते समय बताता हूँ और उसके बाद जो है जब लिख लेता हूँ तब आपको एक्सप्लेन करता हूँ, तो जरा ध्यान दीजिएगा। आप प्रयास करें, फिर कहूंगा, आप अपनी तरफ से प्रयास नहीं करेंगे तो याद नहीं होगा, ठीक है? मैं चाहे जितना चल रहा हूँ, ठीक है ना? चलिए, हाँ, श्लोक और सूक्त में डिफरेंस है, ठीक है? हाँ, श्लोक और सूक्त में डिफरेंस है, मतलब कह सकते हैं कि जो श्लोक होता है, जो श्लोक होता है, कई सारे श्लोक, एक सूक्त के अंतर्गत बहुत सारे श्लोक हो सकते हैं, एक सूक्त के अंतर्गत बहुत सारे श्लोक होते हैं, बट सिंपल सी बात है कि अंडर वन मंडल देयर आर मेनी सूक्तास एंड अंडर वन सूक्त, है ना, देयर आर मेनी श्लोकास, ठीक है ना? तो एक मंडल के अंतर्गत बहुत सारे सूक्त होते हैं और एक सूक्त के अंतर्गत बहुत सारे श्लोक होते हैं, सिंपल है। इसमें क्या है, इतना भी अगर आप अपनी तरफ से नहीं समझोगे और इतनी छोटी-छोटी चीज को भी हमसे पूछना पड़ेगा, फिर तो हो चुकी तैयारी, है ना? चलिए फिलहाल फोकस करिए, है ना? ध्यान दीजिए भाई, क्या कहा जा रहा है इसको आप समझे, ठीक है? भाई हम बात कर रहे हैं ऋग्वेद की, किसकी बात कर रहे हैं दोस्त? हम बात कर रहे हैं ऋग्वेद की, ठीक है? हम बात कर रहे हैं ऋग्वेद की। हमने कहा कि ऋग्वेद जो है ये प्राचीनतम वेद है, मतलब जितने भी वेद है, कितने वेद है? 4 वेद है, ठीक है ना? 4 वेद है, और इन 4 वेदों में से सबसे पुराना, सबसे ओल्ड कौन सा है? ऋग्वेद है। इसकी जो लैंग्वेज है वो क्या है? संस्कृत है। इसकी जो स्क्रिप्ट है, जो लिपि है वो ब्राह्मी है, ठीक है? इसमें ये लिखा गया। इसमें कौन सी बातें मिलती है? इसमें ईश्वर महिमा की बातें मिलती है, हाइम्स एंड, ठीक है, प्रेयर्स, मतलब गॉड को, ईश्वर को प्रेयर करने वाले जो सूक्त है, जो श्लोक है, वो आपको इसमें मिलते हैं, ठीक है ना? अजी भैया, इसी प्रकार से है ना, ऋग्वेद में दो टोटल कितने मंडल है? टोटल 10 मंडल है, मतलब ऋग्वेद को 10 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है ना? इट इज डिवाइडेड इनटू 10 पार्ट्स नेम्ड मंडल, ठीक है? तो 10 पार्ट्स में डिवाइड है, इसे मंडल कहते हैं, ठीक है ना? इसी प्रकार से सूक्त बात करें तो इन 10 मंडल के अंतर्गत, इन 10 मंडल के अंतर्गत कुल मिलाकर, ठीक है, सूक्त जो है 1028 है, और इनमें से 1017 पुराने हैं, 11 बाद के जोड़े गए हैं, तो जो 11 बाद में ऐड किए गए सूक्तास हैं उनको कहते हैं बालखिल्य, ठीक है? क्या कहते हैं? बालखिल्य कहते हैं, ठीक है भैया? इधर मंत्र या श्लोकों की बात करें तो इन सभी सूक्तों के अंतर्गत, ठीक है, एक 10,462, 10,462 मंत्र हैं। अब ये जो मंत्र है, ये जो मंत्र है, इन मंत्रों का प्रोनाउंसिएशन करने वाला, इन मंत्रों को रीड करने वाला, इन मंत्रों को रीड करने वाला जो प्रियस्ट होता है, जो पुरोहित होता है, उसे होता कहा जाता है, ठीक है ना? अब इसमें जो मंडल है, तो 3rd मंडल, 4th मंडल, 7th मंडल, 9th मंडल एंड 10th मंडल, तो देयर आर 5 मंडलास आर इंपॉर्टेंट इन दीस मंडल, ठीक है? तो इन ये जितने भी मंडल है उसमें से यही इंपॉर्टेंट है। तो जो 3rd मंडल है उसमें गायत्री मंत्र है, विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया। जो 4th मंडल है वो एजी, एजी मतलब एग्रीकल्चर, एजी मींस एग्रीकल्चर, ठीक है ना? हां जी भैया, तो एजी मतलब एग्रीकल्चर, ठीक है ना? तो एग्रीकल्चर जो है ये वामदेव के द्वारा, ठीक है, रचित है, वामदेव के से रिलेटेड है, 4थे मंडल में लिखा हुआ है। एजी मतलब एग्रीकल्चर, मतलब कृषि, ठीक है ना? मतलब क्या? मतलब कृषि, ठीक है ना? तो बिल्कुल अच्छा, और 7th मंडल में दशराज युद्ध का, 9th मंडल में सोमदेव का, और 10वें मंडल में नदियों का, ठीक है? नदी सूक्त का, पुरुष सूक्त का, विवाह सूक्त का। हमें आगे चलकर अभी डिटेल में पढ़ना है, हम दशराज युद्ध को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? और ये नदी सूक्त, पुरुष सूक्त, विवाह सूक्त इसको भी पढ़ेंगे। इसमें से नदी सूक्त और आपका पुरुष सूक्त ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना? हाँ जी, चलिए तो वो हम आगे देखेंगे। एक्चुअली होता क्या है, नदी सूक्त के अंतर्गत हम देखेंगे कि जो रिवर्स है, जो नदियां हैं, ठीक है ना? हाँ जी, गजब की व्यवस्था है भैया। जयप्रकाश बाबू एग्रीकल्चर के बारे में जीवन में नहीं सुना? खाना पीना नहीं खाते हो क्या? खाना नहीं खाते हो, नॉनवेज खाते हो क्या? एग्रीकल्चर नहीं सुने हो जीवन में कभी? एग्रीकल्चर क्या होता है ना? हाउ टू कल्टीवेट, है ना, व्हीट, मेज, राइस, है गजब। तो अब या तो फिर केवल परेशान करने के लिए बार-बार कमेंट करो, जी चौथा बता दो, चौथा बता दो। एग्रीकल्चर नहीं पता फिर कौन सी दुनिया में रहते हो? ठीक है, आगे हम इसमें नदी सूक्त में नदियों के बारे में, मतलब रिवर्स के बारे में, ठीक है? पुरुष सूक्त में हम वर्ण व्यवस्था के बारे में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वो देखेंगे, ठीक है? और आगे विवाह सूक्त में विवाह के बारे में बताया गया है। हालांकि विवाह वाला बहुत इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको उसका पता है, ठीक है ना? हाँ, चलिए तो देख लिया जाए और चीजों को समझते हुए आगे बढ़ा जाए, ठीक है? और जितना आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है वो सब बताएंगे, ठीक है? अगर आप परेशान नहीं होंगे तो समझ में आएगा, परेशान होंगे तो समझ में कैसे आएगा? एक चीज है जो आपको यहाँ पर बताना था कि जैसे ऋग्वेद में 10 मंडल है, जैसे ऋग्वेद में क्या है? जैसे ऋग्वेद में 10 मंडल है, ठीक है? देखिए, जैसे ऋग्वेद है आपका, तो ऋग्वेद में कितने मंडल हमने कहा? जैसे ऋग्वेद को, है ना, जैसे ऋग्वेद को क्या किया गया है कि 10 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है? और उनको आप क्या कहते हैं? उनको आप मंडल कहते हैं, ठीक है? ऐसे ही साथियों महाभारत भी आप देखेंगे, जैसे क्वेश्चन आया हुआ है तो इसलिए बता रहा हूँ। महाभारत, तो जैसे क्या है कि महाभारत की अगर बात करो तो महाभारत को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 18 पार्ट में। इनको क्या कहते हैं? ऐसे ही साथियों रामायण है, ठीक है? रामायण की अगर बात करें तो रामायण को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? रामायण को 7 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसे क्या कहते हैं? इसी प्रकार से अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र एक किताब है जो कि चाणक्य के द्वारा लिखी गई है, अर्थशास्त्र, ठीक है ना? अर्थशास्त्र, ठीक है? तो अर्थशास्त्र को भी 15 पार्ट में डिवाइड किया गया है, इसको क्या कहते हैं? ठीक है? और इसी प्रकार से आप देखेंगे तो आपको मिलेगा एक भाई अकबरनामा, अगर आपको याद हो अकबरनामा, ठीक है ना? अकबरनामा जो है, ठीक है, अकबरनामा, ठीक है, अकबरनामा, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, इसको क्या कहते हैं? तो पहले तो क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है? तो कई बार क्वेश्चन आता है कि ऋग्वेद को कितने
जिल्द कहा जाता है और पूछा गया क्वेश्चन है जिल्द, ठीक है जिल्द, ठीक है। अच्छा अब यह भी है कि जैसे अगर आप देखें कि ऋग्वेद भाई ऋग्वेद का क्या हुआ है संकलन हुआ है, किसी एक व्यक्ति ने नहीं लिखा है, ठीक है संकलन हुआ है मतलब इसका कलेक्शन हुआ है, ठीक है हाँ, किसी एक व्यक्ति ने नहीं लिखा है जैसा कि आपको बताया हमने कि गायत्री मंत्र विश्वामित्र ने लिखा और जो फोर्थ मंडल है वो जो है वामदेव ने लिखा है, तो वो अभी आगे और भी बताएंगे, ठीक है ना। ठीक है इसी प्रकार से महाभारत की बात करें तो महाभारत को भैया वेद व्यास जी ने लिखा है, वेद व्यास जी, ठीक है ना वेद व्यास जी ने लिखा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है वेद व्यास जी ने लिखा है। हाँ वेदों के संकलन करता महर्षि वेद व्यास कृष्ण द्वैपायन माने जाते हैं, मतलब कि कलेक्शन किसने किया, जो वेदास है उनका कलेक्शन किसने किया, तो कहा जाता है कि महर्षि वेद व्यास, ठीक है किसने किया, महर्षि वेद व्यास को किया, ठीक है सिंपल है। रामायण की हम बात करते हैं तो रामायण साथ जो है इनको भाई आप जानते हैं कि जो अयोध्या है ना, अयोध्या का एयरपोर्ट भी इनके नाम है महर्षि वाल्मीकि, कौन भैया वाल्मीकि, ठीक है ना, तो वाल्मीकि जी ने किया था इसका, ठीक है वो वाल्मीकि, तो बिल्कुल याद रखना है वाल्मीकि, ठीक है। अर्थशास्त्र तो खैर आप जानते हैं कि चाणक्य, ठीक है कौन भैया चाणक्य, ठीक है चाणक्य, ठीक और अकबरनामा सच है अबुल फजल, ठीक है अबुल फजल, ठीक है तो क्वेश्चन आते हैं अबुल फजल, अबुल फजल, ठीक है तो ये चीज आपको समझनी है काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है और यहाँ जितने भी अभी आपको स्क्रीन पर दे पा रहे हैं सब पूछा गया है एक तरफ से, ये एक तरफ से सारे ही पूछे गए हैं, ठीक है एक तरफ से सारे ही पूछे गए हैं। अब जरा ध्यान दीजिए कि ये आपको अच्छे तरीके से निश्चित रूप से समझ में आया होगा, इसमें कोई बात नहीं है, ठीक है ना बस आप ध्यान से समझें, ठीक है ना हाँ जी। अच्छा अब देखिए जो बातें हमने आपको बताई है ये वही लिखी है, तो इसको मैं यहाँ से डिलीट कर दे रहा हूँ, इसकी जरूरत नहीं है आपको, ठीक है ना क्योंकि जो बातें हमने लिखी है वही यहाँ पर लिखा है और फिर बाद में आप कहेंगे कि अरे सर ये तो आपने लिख कर दिया, ठीक है ना हाँ जी इसकी भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है हाँ ठीक है रचनाकार विश्वामित्र, ठीक है ये भी बता चुके हैं। लोहे का उल्लेख नहीं है वो तो खैर आप जानते हैं उसमें कहीं से कहीं तक कोई समस्या की बात नहीं है, ठीक है चलिए हम इस पर आ जाते हैं, देख लिया जाए। अब इसमें है क्या कि जैसे ऋग्वेद के प्रमुख मंडल, अब ऋग्वेद के प्रमुख मंडल क्या 10 के 10 होती है, ठीक है भाई पहला दूसरा तीसरा सब ये लिखा है, ठीक है तो सारे के सारे मंडल दे रखे हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है कि सब याद कर लेना है, वो पॉसिबल भी नहीं है, ठीक है ना वो आपको पॉसिबल भी नहीं है कि आप सब याद कर सकें, ठीक है देख अब इसमें हमने जैसा कि कहा कि थर्ड फोर्थ, ठीक है सेवंथ नाइन्थ और टेंथ इतने याद करना है, ठीक है यहाँ पर लिखा है अथर, ठीक है ना अथर, ठीक है तो यह थर्ड किसने लिखा है विश्वामित्र, थर्ड किसने लिखा है विश्वामित्र ने लिखा है, ठीक है फोर्थ किसने लिखा है वामदेव ने लिखा है, ठीक है सेवंथ किसने लिखा है वशिष्ठ ने लिखा है, नाइन्थ किसने लिखा है तो भैया ये लिखा गया है अंगरस के द्वारा और टेंथ किसके द्वारा तो आप देख सकते हैं, ठीक है ना तो बकायदा है, ठीक है इसमें विश्वामित्र का नाम इंपॉर्टेंट है, वामदेव का इंपॉर्टेंट है, ठीक है वशिष्ठ का इंपॉर्टेंट है, ठीक है बाकी आपको याद रहे ना रहे कम से कम ये तीन नाम तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना बिल्कुल हाँ जी बिल्कुल 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 चाणक्य कौटिल्य विष्णुगुप्त एक ही है, ठीक है अच्छा भैया तो ये आपको यहीं से लिस्ट बना लेनी है, ये है ना ये आपको बताया हुआ है, बस ये है कि ये लिस्ट इसलिए दे दी क्योंकि कुछ लोगों की इच्छा होती है कि सर हमें 10 के 10 मंडल बता दो, ठीक है ना तो जिनकी इच्छा होती है 10 के 10 मंडल सर मुझे याद करना पेपर में आता हो नहीं आता हो मुझे नहीं मतलब, मुझे तो सर वेदों का ज्ञाता बनना है, ठीक है मुझे तो पीएचडी करनी है, तो ये उनके लिए है, ठीक है बाकी जिनको केवल पेपर निकालने से मतलब है वे लोग स्टार जिस पर लगा है उसको याद कर लेंगे, ठीक है भैया चलिए अब देखिएगा भाई जैसे ये वाली जानकारी हमने आपको पिछले वाले सेशन में बताई थी कि भारत आगमन के क्रम में आर्य मध्य एशिया और ईरान के रास्ते भारत पहुंचे थे, ठीक है ना भारत में आर्यों की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है, ये पिछले सेशन में मैंने आपको लिखकर बताया था कि इंडिया अराइवल ऑफ ऑर्डर इन आर्या मिडिल एशिया एंड ईरान फ्रॉम ईस्ट, ठीक है मतलब ये है अच्छा थोड़ा सा इसका ट्रांसलेशन हो गया कि भैया अच्छा पिछले वाले सेशन में बताया था तो इसकी कोई खास इधर आवश्यकता नहीं है, हाँ यहाँ पर जो चीजें मेंशन है ठीक है मैं इसको आपको फ्लो चार्ट में ही लिखवा देता हूँ, कोई खास इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, ये वाला भी पहले ही लिखवा देता हूँ तो इसकी यहाँ पर जरूरत नहीं है, ये वाला मैं वहां पर मेंशन कर देता हूँ कि भैया जो 2 से 7 तक का मंडल है वो प्राचीन मंडल है, ठीक है मंडल जो है ठीक है प्रथम और दसम मंडल सबसे बाद में जुड़े थे, ठीक है तो इस चीज को यहीं पर मेंशन कर लेते हैं, ठीक है ना कि पहला और 10वां मंडल सबसे बाद में जुड़ा गया, ठीक है ना हाँ प्रथम और 10वां मंडल जो है वो सबसे बाद में जुड़ा गया है, ठीक है ठीक है तो देख लीजिए इसको मंडल, ठीक है मंडल एडेड इन लास्ट, ठीक है ना एडेड इन लास्ट, ठीक है तो मतलब ये है कि मंडल जो बाद में जुड़े गए, मंडल जो बाद में जुड़े गए, ठीक है तो इसको भी यहाँ पर मेंशन कर देना, हालांकि बहुत फेमस क्वेश्चन नहीं है ये तो अगर आप ना भी लिखें तो चलेगा, ऐसे मंडल जो बाद में जुड़े गए टोटल कितने मंडल है 10 मंडल, ठीक है ना हाँ टोटल कितने भैया ठीक है दो टोटल मंडल कितने हैं टोटल मंडल है 10, टोटल 10 मंडल है तो 10 में से जो फर्स्ट है ठीक है ना और जो 10th है ये सबसे बाद में जुड़ा गया, ठीक है ना तो फर्स्ट एंड 10th सबसे बाद में जुड़ा गया है वो भी इसमें आपको मेंशन कर दिया, ठीक है तो अब इसके बाद इस वाली पेज की आवश्यकता नहीं है, ठीक है इस वाले पेज की आवश्यकता नहीं है, ठीक है आइए अब हमें बात करनी है नदियों की और इसको याद करने का आपको ट्रिक भी बताता हूँ, जुगाड़ भी बताता हूँ, आराम से आप याद कर सकते हैं, ठीक है भैया हाँ जी और जिनको ना पता हो एक बार रूल फिर बता दूं कि भैया क्लास के एंड में आपको 4 से 5 मिनट का समय दिया जाएगा अपने डाउट पूछने के लिए, ठीक और दूसरा तरीका है आपका डाउट पूछ, ठीक है देखिए अच्छा जैसे एक चीज और है कि कभी कभी कुछ साथी ऐसे होते हैं उनको लगता है कि सर ऐसे पढ़ने में दिक्कत होती है पॉइंट वाइज लिखिए, ठीक है तो आप ऐसा कोई साथी अगर ऐसा हो आप में से कि जो इसको पॉइंट वाइज लिखना चाहे तो मेरे दोस्त कोई दिक्कत नहीं है, आप हेडिंग डाल लो ऋग्वेद उसमें पहला पॉइंट ये लिख लो दूसरा ये तीसरा ये चौथा ये पांचवा ये छठा ये सातवां आप पॉइंट वाइज लिख लो, कहीं से कोई समस्या थोड़ा ना, मैं थोड़ा ऐसे कोई बात कर रहा हूं कि नहीं ऐसे पढ़ो, वैसे ये अपडेटेड वर्जन है क्रिएटिव है ठीक है इंटरेस्टिंग है जिससे आपको चीजें ज्यादा बेहतर समझ आती हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा है जो पुराने जमाने में जिंदा रहना चाहता है पुराने जमाने के हिसाब से चलना चाहता है तो चले, कोई मॉडर्न नहीं बनना चाहता तो उसमें क्या कर सकते हैं, ठीक है देख तो भैया दसम मंडल जो 10th मंडल है हम उसकी बात करने जा रहे हैं, ठीक है ना 10th मंडल, ठीक है तो जो 10th मंडल है इसी में नदी सूक्त है, ठीक है इसी में क्या भैया रिवर सूक्त है या नदी सूक्त है, ठीक है ना अब इसी में आप देखेंगे कि ये चीज मेंशन है नदियों के बारे में जो इंपॉर्टेंट नदियां है वो आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है ना तो इसमें देखेंगे अश्कनी, ठीक है ऋग्वैदिक काल में जिसका नाम अश्कनी होता था उसे आज के समय में चिराग कहते हैं, ठीक है ना ऋग्वैदिक काल में जो अश्कनी थी उसे आज की डेट में चिराग कहते हैं, ऋग्वैदिक काल में जो विपाशा थी उसे आज की डेट में व्यास कहते हैं, तो विपाशा क्या हो गई व्यास हो गई, इसी प्रकार से पौरुषणी जो है वो नाभि हो गई, वेतस्ता झेलम हो गई, सदा नीला गंडक हो गई, सुदुद्री सतलज हो गया, सरस्वती जो है गंगा हो गई, ठीक है ना तो है क्या ऋग्वैदिक काल में नदियों के नाम और आज के टाइम में नदियों के नाम आराम से याद रखिए, ठीक है ना चलिए तो बिल्कुल ऋग्वैदिक काल में नदियों के नाम और आज के टाइम में नदियों के नाम, अब याद करने का कुछ जुगाड़ भी देख लीजिए बाकी बोले याद आप ऐसे भी कर सकते हैं, अब जिनको ट्रिक नहीं पसंद है वो ऐसे ही याद कर लेंगे कि हाँ भाई क्वेश्चन कैसे आता है कि पूछ लिया कि ऋग्वैदिक कालीन नदी अश्कनी को आज के टाइम में क्या कहा जाता है, या पूछ लिया कि व्हाट वाज द नेम ऑफ चिनाब इन वैदिक पीरियड, है ना व्हाट वाज द नेम ऑफ चिनाब इन वैदिक पीरियड मतलब वैदिक पीरियड में चिनाब को किस नाम से जाना जाता था, या कह दिया व्हाट वाज द नेम ऑफ झेलम इन
वैदिक पीरियड, झेलम को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था, ठीक है ना? हाँ, ठीक है, तो भैया इस चीज पर ध्यान दीजिए, तो ऐसे समझिए। अब अश्कनी वाला तो आपको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा कि अश्कनी का जो है आज का नाम चिनाब है। विपाशा वाला कैसे याद करेंगे, कहाँ विपाशा बसु और कहाँ वेद व्यास, तपस्या भंग है, ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है, कि वेद व्यास जी जो कि ऋषि महात्मा है भैया, वेद व्यास जी की तपस्या विपाशा बसु ने भंग कर दी, ऐसे याद हो जाएगा, ठीक है। और या तो फिर ऐसे याद कर सकते हैं कि वहां से विपाशा और वहां से व्यास, ऐसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, रावी, रावी को तो आपको ऐसे याद करना पड़ेगा, रावी पौरुषणी, ठीक है। झेलम वाला आपको याद इसलिए हो जाएगा क्योंकि अभी आपको बहुत बार पढ़ने को मिलेगा, याद करिए झेलम या वितस्ता का युद्ध, झेलम या वितस्ता का युद्ध, ठीक है। बैटल ऑफ झेलम या बैटल ऑफ वितस्ता या बैटल ऑफ हाइडेस्पीस व्हिच वाज फॉट बिटवीन पोरस एंड सिकंदर ऑन द बैंक ऑफ झेलम, ऑन द बैंक ऑफ झेलम इन 326, ठीक है, बीसी। तो 326 ईसा पूर्व में जो सिकंदर और पोरस के बीच में युद्ध हुआ था उसे झेलम का युद्ध भी कहते हैं, वितस्ता का युद्ध भी कहते हैं, तो उससे याद हो जाएगा आपको, ठीक है ना। आगे गंडक, ठीक है ना, गंडक सदा नीला, गंडक गला, गंडक गला, गला। अगर नीर, नीर का मतलब क्या होता है, पानी, नीर का मतलब होता है पानी। यदि आप नीर, यदि आपको नीर या पानी या वाटर ना मिले तो आपका क्या सूख जाता है, आपका गंडक गला सूख जाता है। गंडक से क्या कर लेंगे, गला सूख जाता है, ठीक है ना, गला सूख जाता है। ऐसे अब देखिए सा से सुतुद्री, सा से सतलज, सा से सुतुद्री, सा से सतलज, ऐसे याद हो गया। बाकी बस प्रतीक आपको याद करना पड़ेगा। तो हमने आपको 3-4 याद करा दिए और एक आध दो आपको अपने से याद करना है। फिर से समझ लीजिए, हमने कहा ये वाला तो आपको अपने से याद करना पड़ेगा, आज का नहीं चला। यहाँ हमने वहां से व्यास, वहां से व्यास, वहां से विपाशा, वहां से व्यास, कहाँ विपाशा बसु कहाँ वेद व्यास, ऐसे याद कर सकते हैं। वितस्ता या झेलम का युद्ध आपने कई बार सुना है और आगे सुनेंगे तो याद हो जाएगा। यहाँ पर हमने कहा नीर, नीर मतलब पानी, वाटर नहीं मिलेगा तो गला सूख जाएगा, गंडक। सा से सुतुद्री, सा से सतलज, ठीक है ना। हाँ, तो कुछ हमने याद करा दिया, कुछ आपको अपने से याद करना है, ठीक है ना। चलिए, ठीक, आई होप कि ये चीज आपको समझ में आई होगी और याद भी हो गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं और जरा 10 राज युद्ध के बारे में देख लेते हैं। तो 10 राज युद्ध, ठीक है ना, चलो 10 राज युद्ध, ठीक है। और मेरे साथ साथ आप लिखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और लगभग सभी लोग लिख पा रहे हैं, सबके नोट्स बन पा रहे हैं। एक आध लोग जिनके नोट्स ना बन पा रहे हो वे अपनी स्पीड को बढ़ाने का प्रयास करें, ना कि मुझे कहें कि स्पीड कम करिए, ठीक है ना। हाँ। अच्छा, ये इंग्लिश में ट्रिक नहीं है क्या, अंग्रेजी वालों ने कभी सा नहीं पढ़ा है, अंग्रेजी वालों को ये नहीं पता कि नीर या वाटर, अंग्रेजी वालों को ये नहीं पता कि नीर या वाटर अगर गले में ना जाए तो सूख जाता है गला। गजब की बात करते हैं यार। चलिए आइए अब इसकी बात करते हैं जरा, दसराज युद्ध, ठीक है। तो जो दसराज युद्ध है इसके बारे में अब हम डिस्कस करें, ठीक है ना। देखिए, तो दसराज युद्ध के बारे में पहले तो आप ऐसी एक स्टोरी सुन लीजिए, ठीक है, और वही स्टोरी इस पर अप्लाई होगी। दसराज युद्ध साथियों आप ऐसे समझिए कि जो एक राजा थे, ठीक है, एक राजा थे जिनका नाम था भरत, ठीक है ना। इनको ब्लॉक मारो। एक राजा थे जिनका नाम था भरत, ठीक है ना। क्या था इनका नाम, एक राजा थे जिनका नाम था भरत, ठीक है। क्या नाम था भैया, एक राजा थे जिनका नाम था भरत। राजा के अपने अपने पुरोहित होते थे, तो भरत नाम के जो राजा थे उनके पुरोहित का नाम था क्या, विश्वामित्र, ठीक है। तो राजा भरत के पुरोहित थे विश्वामित्र, ठीक है। एक बार क्या हुआ कि राजा भरत और विश्वामित्र के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, राजा भरत और विश्वामित्र के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, और इस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से राजा भरत ने विश्वामित्र को क्या किया, पुरोहित के पोस्ट से हटा दिया, पुरोहित के पद से हटा दिया। मतलब राजा भरत ने विश्वामित्र को पुरोहित पद से हटा दिया और उनकी जगह पर दूसरा पुरोहित अपॉइंट कर लिया। तो विश्वामित्र इतने बड़े भाई महात्मा थे, इतने बड़े मतलब साधु सन्यासी थे, तो उनको बहुत गुस्सा आई, उनको बहुत गुस्सा आई। उन्होंने भरत से बदला लेने की ठानी, उन्होंने भरत से बदला लेने की ठानी, और इसके लिए विश्वामित्र गए और 10 राजाओं से समर्थन प्राप्त किया, 10 राजाओं से समर्थन प्राप्त किया, और उन 10 राजाओं की सेना को लेकर भरत कबीले पर, भरत पर, राजा भरत पर, ठीक है, राजा भरत के जो भरत, भरत एक्चुअली में कबीला था, राजा का नाम सुदास था, भरत कबीला था, राजा का नाम सुदास था। तो भरत कबीले पर उन्होंने हमला कर दिया, लेकिन इसके बावजूद वो युद्ध जीत नहीं पाए और भरत कबीला जीत गया जिसके राजा सुदास थे, ठीक है। और इसी वजह से हमारे देश का नाम कहते हैं कि भारत पड़ा, ठीक है ना। इसको कहीं रामायण महाभारत से जोड़ने की जरूरत नहीं है, जहां आप है वही रहिए, ठीक है ना। तो चलिए देख लिया जाए, हम बात करने जा रहे हैं किसकी भैया, 10 राज युद्ध की, ठीक है ना, 10 राज युद्ध, ठीक है, 10 राज युद्ध की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो भाई 10 राज युद्ध एकदम ध्यान से समझेंगे और नोट भी कर लेंगे, ठीक है ना। 10 राज क्या हुआ, ठीक है ना। हाँ जी, 10 राज युद्ध या 10 राज क्या। अब ये 10 राज युद्ध है, ठीक है, पॉइंट्स क्या क्या नोट करने हैं आपको। पॉइंट्स, पहली बात, ठीक है, कि भाई किस नदी के किनारे हुआ, रावी या पौरुषणी, रावी या पौरुषणी, ठीक है ना, नदी के किनारे, रावी या पौरुषणी नदी के किनारे, रावी या पौरुषणी नदी के किनारे, ठीक है, रावी या पौरुषणी नदी के किनारे, ठीक है। मतलब कह सकते हैं कि ऑन द बैंक ऑफ रावी, ठीक है, ऑन द बैंक ऑफ रावी रिवर, ठीक है ना, रावी रिवर, तो रावी नदी के तट पर, ठीक है ना। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, इसका उल्लेख, उल्लेख मतलब कहाँ पर इसे मेंशन किया गया है, तो इसे मेंशन किया गया है किसमें, 7वें मंडल में, जो 7वां मंडल है, ठीक है, उसमें इसको मेंशन किया गया है, उसमें इसके बारे में बताया गया है, ठीक है भैया। हाँ, 10 राज युद्ध, और ये कहते हैं कि प्राचीनतम युद्ध, मतलब ये सबसे पुराना युद्ध है जिसके बारे में जानकारी उपलब्ध है, ठीक है, प्राचीनतम युद्ध, ठीक है, मतलब ओल्डेस्ट वॉर, ठीक है। हाँ, मतलब जितनी भी हम भारतीयों को जितनी भी जानकारी है, ठीक है, सबसे पुरानी इतिहास की, उसमें ये सबसे पुराना युद्ध पहला युद्ध है, ओल्डेस्ट वॉर, ठीक है ना। हाँ जी, प्राचीनतम युद्ध या ओल्डेस्ट वॉर, ठीक है ना। इसी प्रकार से और आगे बढ़िए, तो इसका कारण क्या था, इसका कारण मतलब रीजन, ठीक है, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दिस वॉर, ठीक है। तो बड़ी सीधी सी बात है, पुरोहितों का षड्यंत्र, जैसा मैंने आपको बताया कि आखिर पुरोहितों का षड्यंत्र ही तो इसमें कारण था, ठीक है। हाँ, षड्यंत्र, ठीक है। पुरोहित, पुरोहित कौन है भैया, पुरोहित का मतलब प्रियस्त आपको बताया था, ठीक है ना, ठीक है। हाँ, मतलब ये जो पुरोहित थे, पुरोहित याद है हमने कहा था कि भरत कबीला, कौन सा कबीला, भरत नाम का एक कबीला, एक क्षेत्र था, इसके राजा या किंग हुआ करते थे सुदास, राजा या किंग हुआ करते थे सुदास, ठीक है ना। हाँ जी, तो इसमें आप देखेंगे कि भैया वही चीज है कि मतलब कॉन्स्पिरेसी है ना, प्रियस्ट कॉन्स्पिरेसी, ठीक है, कॉन्स्पिरेसी ऑफ प्रियस्ट, कॉन्स्पिरेसी, कॉन्स्पिरेसी ऑफ प्रियस्ट, ठीक है, कॉन्स्पिरेसी ऑफ प्रियस्ट, ठीक है ना। मतलब भरत कबीला जो था, भरत राज्य जो था, उसके जो राजा सुदास थे, ठीक है, सुदास ने अपने पुरोहित, अपने प्रियस्ट विश्वामित्र को इस पोस्ट से हटा दिया, ठीक है। तो उन्होंने तो षड्यंत्र किया, उन्होंने तो कॉन्स्पिरेसी की और वहीं से चीजें हुई, ठीक है भैया। तो ये चीज है। अच्छा, तो किसके किसके बीच हुआ, तो इन बिटवीन, ठीक है, इन मतलब कह सकते हैं कि भरत कबीला, एक तरफ कौन है, भरत कबीला है, ठीक है, भरत कबीला, कबीला मतलब भरत स्टेट भी आप कह सकते हैं इसको, कबीला भी कह सकते हैं, स्टेट भी कह सकते हैं। तो भरत कबीला एक तरफ है और दूसरी तरफ कौन है, तो दूसरी तरफ है 10 राजाओं का या 10 किंग का, ठीक है, 10 राजाओं या 10 किंग का क्या यूनियन
या संघ या यूनियन, ठीक है। तो मतलब एक तरफ क्या है, एक तरफ भरत कबीला अकेले है, बहुत बड़ी बात है, एक तरफ भरत कबीला अकेले है, ठीक है, एक तरफ भरत कबीला अकेले है और दूसरी तरफ 10 राजाओं का 10 किंग्स का क्या है भैया, यूनियन है, ठीक है। इसमें जो भरत कबीला है, यहाँ के जो किंग है, यहाँ के जो राजा है, इनका नाम है सुदास, इनका नाम क्या है, इनका नाम है सुदास, ठीक है ना। और यहाँ पर जो आप देखेंगे, है ना, यहाँ पर जो 10 राजाओं का यूनियन है, संघ है, इसको कौन लीड कर रहा है, इसका नेतृत्व कौन कर रहा है, तो इसके नेतृत्व कर रहे हैं भैया विश्वामित्र, कौन कर रहे हैं, विश्वामित्र इसका नेतृत्व कर रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पर विश्वामित्र इसका नेतृत्व कर रहे हैं, ठीक है ना, विश्वामित्र, ठीक है। और अंततः इसकी जीत हुई, तो भैया विनर कौन रहा, तो भैया ये विनर रहे, ये जीते, ठीक है ना। हाँ जी, तो भरत कबीले की इसमें क्या हुई, भरत कबीले की इसमें जीत हुई, ठीक है ना, आराम से, ठीक है ना, हाँ। ठीक, तो ये आपको बिल्कुल याद करने की जरूरत है और इंपॉर्टेंट है, ठीक है भैया। तो ये आपको बिल्कुल, और ठीक है, इस प्रकार से आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। और यह भी याद रखेंगे कि ठीक है, इसमें आर्य और अनार्य दोनों शामिल थे, ठीक है ना, यह भी एक बात है कि आर्य व अनार्य दोनों शामिल थे, ठीक है? आर्य व अनार्य, ठीक है। आर्य व अनार्य का क्या मतलब हो गया, आर्य व अनार्य दोनों शामिल थे, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो ऐसी जातियां जो आर्य कहलाती है, आर्य कौन, ब्राह्मण और क्षत्रिय, तो वो भी इसमें शामिल थे, और अनार्य कौन, जो ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं है, जो आर्य नहीं है, वो भी इसमें शामिल थे, वो भी इसमें शामिल थे, ठीक है ना। अच्छा, ठीक, अब आप देखेंगे क्या, ठीक है, अब आप देखेंगे क्या कि भैया काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें इसको मैं लिख देता हूं, पार्टिसिपेशन ऑफ आर्यंस, है ना, पार्टिसिपेशन ऑफ आर्यंस एंड नॉन आर्यंस, ठीक है ना। पार्टिसिपेट किसने किया, पार्टिसिपेशन ऑफ आर्यंस, ठीक है, आर्यंस एंड नॉन आर्यंस, ठीक है ना, नॉन आर्यंस, ठीक है, पार्टिसिपेशन ऑफ आर्यंस एंड नॉन आर्यंस, ठीक है ना, पार्टिसिपेशन ऑफ आर्यंस एंड नॉन आर्यंस, ठीक है ना। तो एकदम आपको समझ के चलना है दोस्त, ठीक है ना, और आप सभी के लिए ही हम प्रयास लगातार कर रहे हैं कि चीजें इजी हो, आसान हो, ठीक है ना। हाँ जी, तो आप बिल्कुल प्रयास करेंगे और चीजों को बेहतर बनाएंगे। चलिए आगे बढ़े, ठीक है। तो अब ये लिखा हुआ जो मामला है, इसकी आवश्यकता है, ठीक है ना, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब इसके बाद क्या पढ़ने को मिलेगा इसमें, जो जरूरी है, जो आपको पढ़ना चाहिए। अब इसके बाद सबसे जो यहाँ पर पढ़ना आवश्यक है आपके लिए, वो है वर्ण व्यवस्था, वर्ण सिस्टम, ठीक है ना। हाँ जी, वर्ण व्यवस्था मतलब वर्ण सिस्टम, ठीक है ना। चलिए, नो नीड ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ अंसारी जी, जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है ना, जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम। बट ये है कि अगर आपको थोड़ा सा टाइम वेस्ट करने का मन है तो देख लीजिए, क्योंकि 3 बार तो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। देखिए एक बार और देख लीजिए, ठीक है। अब ध्यान नहीं देंगे तो ये दिक्कत है। मंडल, ठीक है, मंडल की अगर बात करते हैं तो मंडल, हमने कहा ऋग्वेद को 10 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है ना, ऋग्वेद को 10 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एंड उसको पार्ट नहीं कहते, उनको मंडल कहते हैं, कि फर्स्ट मंडल, सेकंड मंडल, थर्ड मंडल, और हर पार्ट के अंतर्गत सूक्त है, मतलब पार्ट को भी आगे डिवाइड किया गया है, पार्ट को भी आगे डिवाइड किया गया है। और जो सूक्त है, हर सूक्त के अंतर्गत बहुत सारे मंत्र या श्लोक है, ठीक है ना, मतलब कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ मंत्रास, ग्रुप ऑफ श्लोकास आर नोन एज सूक्तास एंड ग्रुप ऑफ सूक्तास आर नोन एज मंडलास, ठीक है, मतलब मंत्रों का, श्लोकों का समूह सूक्त कहलाता है और सूक्तों का समूह मंडल कहलाता है। अब इसके बाद से पूछोगे तो रीजनिंग लगाऊंगा, एकदम तरीका पता नहीं, रीजनिंग बताऊंगा उसमें, ठीक है, वेन डायग्राम वाला, ठीक है। हाँ, भगवान वाला आएगा, टेंशन मत लो कि अग्नि देवता किसके थे, सोमदेव किसके थे। वैसे सोमदेव जो है ऋतस्य गोपा थे, इनको वनस्पतियों का देवता, सोमदेव जो है वनस्पतियों के देवता थे, ठीक है ना। हाँ, ठीक, चलिए ध्यान दीजिए। हम भैया बात करने जा रहे हैं किसकी, हम बात करने जा रहे हैं वर्ण व्यवस्था की, ठीक है। तो आइए जरा ध्यान दीजिएगा, वर्ण व्यवस्था, ठीक है, वर्ण व्यवस्था, ठीक है। वर्ण व्यवस्था काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है, तो भैया इसके लिए तो आपको तैयार रहना पड़ेगा, ठीक है। वर्ण व्यवस्था तो देख लिया जाए, वर्ण व्यवस्था, ठीक है ना, देख लिया जाए, बहुत बढ़िया, ठीक है। वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था को आप सीधा सीधा इंग्लिश में लिखे ना तो वर्ण सिस्टम लिखे, ठीक है, वर्ण सिस्टम, ठीक है। तो इसको देख लेना। अब वर्ण सिस्टम की अगर बात करते हैं तो है क्या कि पहली बात ये हम शुरू में ही बता चुके हैं शायद, या चलिए अभी बता देते हैं। वर्ण व्यवस्था की बात करें तो ऋग्वैदिक काल में शुरू हुआ, ठीक है ना, ये यही कह लीजिए कि ऋग्वेद के, ठीक है, 10वें मंडल में उल्लेख, तो आप समझ जाएंगे कि ऋग्वैदिक काल में शुरू हुआ, उसमें लिखने की बहुत जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ऋग्वेद के 10वें मंडल में उल्लेख, ऋग्वेद के 10वें मंडल में उल्लेख, ऋग्वेद के 10वें मंडल में, मतलब कह सकते हैं कि मेंशन इन, मेंशन इन, ठीक है, 10th मंडल ऑफ, 10th मंडल ऑफ, ठीक है, ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में इसका उल्लेख, ऋग्वेद के 10वें मंडल में इसका उल्लेख, ठीक है भैया। अच्छा, अगली बात क्या है कि बेस्ड ऑन, ठीक है, बेस्ड ऑन मतलब किस पर आधारित थी, किस पर आधारित थी, ठीक है, किस पर आधारित थी, तो ये भी है। अच्छा, इसमें भी जो पुरुष सूक्त है उसमें इसका उल्लेख मिलता है, ठीक है ना, उल्लेख। और इसमें भी कहां पर, पुरुष सूक्त में, इसमें पुरुष सूक्त में इसका उल्लेख है, कहां पर, इन पुरुष, इन पुरुष सूक्त, ठीक है। तो इसका उल्लेख जो है वो पुरुष सूक्त में कहां पर है, इसका उल्लेख जो है वो पुरुष सूक्त में मिलता है, ठीक है भैया। तो बेस्ड ऑन मतलब किस पर बेस्ड थी, तो इसमें भी दो चीजें हैं, ठीक है, एक तो ऋग्वैदिक पीरियड में, ठीक है, ऋग्वैदिक पीरियड में, ठीक है, ऋग्वैदिक पीरियड, ठीक है, ऋग्वैदिक पीरियड, ऋग्वैदिक काल, ठीक है। तो ऋग्वैदिक काल में ये किस पर आधारित थी, और दूसरा क्या है, दूसरा है पोस्ट वैदिक पीरियड, पोस्ट वैदिक पीरियड, पोस्ट वैदिक पीरियड मतलब, ठीक है, उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, ठीक है, उत्तर वैदिक काल, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पर आप देखेंगे ऋग्वैदिक पीरियड में किस पर आधारित थी, कर्म पर, कर्म पर मतलब प्रोफेशन के आधार पर, ठीक है, प्रोफेशन के आधार पर, यहाँ पर प्रोफेशन, ठीक है। पोस्ट वैदिक पीरियड में क्या हुआ, जन्म पर, जन्म पर आधारित हो गई, मतलब और बर्थ, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि एकदम सिंपल समझिए, ठीक है ना, एकदम सिंपल समझिए, हाँ जी, एकदम सिंपल ये समझिए कि वर्ण व्यवस्था या वर्ण सिस्टम की आप बात करेंगे तो जो वैदिक काल का स्टार्टिंग का पीरियड था, जिसे आप ऋग्वैदिक पीरियड कहते हैं, यहाँ पर ये कर्मों पर आधारित थी, मतलब जिसका जैसा प्रोफेशन, ठीक है, वो भी बताते हैं। प्रोफेशन मतलब जैसे पढ़ाने का काम करता है, ठीक है, या फिर पूजा पाठ कराने का काम करता है तो ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मण। और अगर लड़ाई करता है, मतलब राजा है या फिर सेना में है, ठीक है ना, तो वो क्षत्रिय, ठीक है ना, क्या है, क्षत्रिय, ठीक है। अच्छा, अगली बात क्या है, अगली बात है कि पोस्ट वैदिक पीरियड, ठीक है, पोस्ट वैदिक पीरियड, ठीक है, पोस्ट वैदिक पीरियड मतलब जो बाद का वैदिक काल है, ठीक है, उसमें क्या हुआ कि ये बर्थ पर, मतलब जिसका जन्म जिस कुल में है वो, मतलब ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, वैश्य का बेटा
जी के है ना जंगा से उत्पत्ति हुई है, जंगा से। और शुद्ध की उत्पत्ति किससे हुई है? पैर से, ठीक है ना? हाँ, किससे हुई है? पैर से हुई है। तो ये चीज है। तो इससे भी आप देख सकते हैं, ठीक है, कि क्या कहा जा रहा है कि भाई माउथ, ठीक है। चलिए अब इसमें इसको नेक्स्ट पेज पे ले सकते हैं, ठीक है। चलिए तो ये चीज है। अब यह भी देख लीजिए कि भाई ब्राह्मण, इसका काम क्या था? इसका काम था धार्मिक अनुष्ठान करना, धार्मिक अनुष्ठान करना, ठीक है, धार्मिक अनुष्ठान, ठीक है। इसका काम क्या था? इसका काम था शासन, इसका काम क्या था? शासन व रक्षा, शासन व रक्षा, ठीक है। इसका काम क्या था? व्यापार व कृषि, व्यापार व कृषि। और इसका काम क्या था? सेवा, दूसरों की सेवा, ठीक है ना? तो वही चीज है कि आपको समझना है, ठीक है। तो इसकी उत्पत्ति कहा गया किससे हुई है? ब्रह्मा जी के माउथ से। इसको कहा गया किसकी उत्पत्ति किससे हुई है? ब्रह्मा जी के आर्म से। और इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? ब्रह्मा जी के थाई से, ठीक है, किससे? थाई से, ठीक है। और इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? तो ब्रह्मा जी के पैर से, मतलब फीट से, ठीक है। ब्राह्मण लोगों का काम क्या है? तो भैया जो कर्मकांड होते हैं, ठीक है ना, जो धार्मिक अनुष्ठान है वो कराना इनका काम है। जो धार्मिक अनुष्ठान है, धार्मिक अनुष्ठान का मतलब समझ रहे हैं? धार्मिक अनुष्ठान मतलब जो रिचुअल्स है, रिलीजियस रिचुअल्स, क्या भैया? रिलीजियस, रिलीजियस रिचुअल्स जो है उनको कराना, ठीक है। क्षत्रियों का काम क्या है? रूल, ठीक है, रूल करना एंड डिफेंस, डिफेंस, ठीक है। क्षत्रियों का काम क्या है? ट्रेड, मतलब व्यापार, बिजनेस, ठीक है, एंड क्या? एग्रीकल्चर, ठीक है। और इनका काम है दूसरों की सर्विस, ये चीज है। तो सिंपल सी चीज है कि भैया वर्ण व्यवस्था जो है, ठीक है ना, जो वर्ण व्यवस्था है ये आपको समझना है, ठीक है ना, ठीक है। वर्ण व्यवस्था जो है इसके बारे में बेसिक बातें आप सब समझ चुके हैं, ठीक है, कि ब्राह्मण की उत्पत्ति मुख से हुई, तो मुख से उत्पत्ति हुई तो मुख से ही तो मंत्रोच्चारण वगैरह करके धार्मिक अनुष्ठान कराएगा, वैसे क्या हो जाएगा? पूजा, जिसकी भुजाओं में बल होगा वही तो शासन करेगा, वही तो रक्षा करेगा। जंघा है ना, जंघा भाई वैश्य का काम है व्यापार और कृषि, व्यापार और कृषि बहुत मेहनत का काम है, जंघा बहुत दर्द होता है। और पैर हमेशा पूरे शरीर की सेवा करता रहता है, पैर की सेवा हम लोग बहुत कम करते हैं। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। तो ये आज आपका ऋग्वेद खत्म होगा, ठीक है। अगले सेशन में कल मुलाकात करेंगे तो सामवेद, अथर्ववेद और आपका यजुर्वेद, ये तीनों वेद बचे हैं वो हम लोग कल करेंगे, ठीक है ना, ठीक है। तो चलिए इजाजत दीजिए, आशा करते हैं कि सब आपको बेहतरीन शानदार तरीके से समझ में आया होगा और आप, ठीक है, बढ़िया तरीके से इसका नोट्स बनाकर